सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर तक जितने भी बहुलक थे उन सब बहुलकों के बारे में पढ़ा। आज हम ले रहे हैं दो प्रकार के बहुलक मुख्य रूप से, जिसमें एक नाम आता है अजैव निम्नीकृत बहुलक और दूसरा आता है जैव निम्नीकृत बहुलक। अजैव ये ऐसे बहुलक जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, वह अजैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। अभी तक जितने भी बहुलक पढ़े हमने, सारे पॉलीथीन वगैरह लेके प्लास्टिक में पीवीसी आ गया, नायलॉन आ गया, नायलॉन 66 आ गया, डेक्रॉन, बेकेलाइट और भी जो भी बहुलक पढ़े हैं वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। अजैव यानी जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। और जब इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होगा तो ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण की समस्या जो है, इस समस्या को दूर करना भी जरूरी था, तो कुछ ऐसे और बहुलक का निर्माण किया गया जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा या स्वतः ही क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण को क्या होता है, सुरक्षा मिलती है या उससे कोई नुकसान नहीं मिलता है। तो उसके आधार पर ये नाम आता है जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत का मतलब है कि जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। आसानी से इसको आप क्या कर सकते हो, एक बार यूज में लिया, अपघटन हो गया तो दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, पर्यावरण से इनसे हमें कोई हानि नहीं होती। तो इसके अंदर आपके ये 5 नाम दिए गए। PLA जिसका नाम है पॉलीलैक्टिक अम्ल, या इसे पॉलीलैक्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीलैक्टाइड। ठीक है। दूसरा PGA पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। तीसरा PLA पॉलीकैप्रोलैक्टोन। चौथा PHBV का मतलब पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। इसका 1 नंबर का सवाल आता है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। और लास्ट आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब ये जितने भी है ना, ये दोनों, इनका उपयोग ऑपरेशन के अंदर जो धागा होता है, स्टिंग होता है, उसको बनाने के अंदर किया जाता है। ये धागे ऐसे होते हैं जो एक बार जो बाह्य चोट में धागा लगता है, ऑपरेशन चोट वगैरह लगती है तो उसमें जो धागा लगाता है ना, तो उसके टांके के अंदर उस धागे जो होते हैं, इनका एक बार यूज होने के बाद इसको कट करके बाहर निकालना जरूरी होता है। पीजीए होता है जो अंदर की, अगर कोई चोट होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, अगर जो ऑपरेशन होने के बाद टांके वगैरह लगते हैं तो वो धागा अपने आप ही क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये तीसरा पॉलीकैप्रोलैक्टोन कैप्सूल जो आते हैं, कैप्सूल के अंदर जो दवाई भरी रहती है, तो ऊपर का जो कवच है वह इसका बना होता है। वो भी आपको पता है, अंदर जाएगा, अंदर जाते ही वो श्रृंखला टूटती है इसमें और वो 2 भाग खुल जाएंगे, लेकिन वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और PHBV है, इसका उपयोग भी इनके अंदर किया जाता है। मुख्य रूप से जो ऑपरेशन के अंदर जो मुख्य अपन बोलते हैं ना, ये ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन, जिसमें हड्डियों के जोड़ के लिए जो रॉड वगैरह लगाई जाती है, तो उसमें स्क्रू वगैरह जो होते हैं वो सभी इस प्रकार के प्लास्टिक से या इससे बने हुए होते हैं। और ये भी विशेष प्रकार का एक रेशे की तरह ही काम में आता है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये पूरा एक नाम है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 के रूप में। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं पहला पॉलीलैक्टिक अम्ल। अब इसकी इकाई जो है वो लैक्टाइड है। इसका सूत्र याद रखना है। इसके सूत्र में आप क्या करो, सबसे पहले बेंजीन की संरचना बना दो, ऐसे ये वलय बना दो आप। ठीक है, फिर यहां लगा दो डबल बॉन्ड हो और यहां भी लगा दो डबल बॉन्ड हो, आमने सामने आ गए। अब इधर से एक कार्बन हटाकर इसकी जगह लिखा जाता है ऑक्सीजन। इसके जस्ट सामने इधर की तरफ एक और क्या लिखते हैं अपन, ऑक्सीजन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, इधर O इधर O। अब ये 2 कार्बन रहे, इन दोनों पे एक एक समूह जोड़ दो, किसका, CH3 का। ये बन गया लैक्टाइड। क्या बना, लैक्टाइड।
ठीक है, अब आप इसका क्या करो, बहुलकीकरण। अब जैसे अपन इसका बहुलकीकरण करते हैं तो क्या होगा, यहां से बंद तोड़िए। अब जब यहां से बंद तोड़ेंगे तो वलय खुल जाएगी, खुलेगी ना, तो पहले क्या आ रहा है देखो आप, अब इसको मैं कोष्टक में लिखता हूं, ये है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O। अब इधर है ना CH होगा, CH2 की जगह इधर क्या होगा, CH होगा, तो यहां लिख दिया CH, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3, फिर क्या आ रहा है O, तो ये O, इसका तो कर दो हॉल N, क्या कर देंगे, हॉल N। अब पीछे वापस वही रिपीट कर दो, क्या आएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद अपने आता है इसमें आगे, देखो C डबल बॉन्ड O आ गया। अब C डबल बॉन्ड O के बाद ये CH, इधर CH3 और इधर क्या आ जाएगा O। ये जो सूत्र बनता है, ठीक है ना, इस सूत्र को अपन कहते हैं PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड के रूप में लिखा जाता है। वापस सुन लो, लैक्टाइड का बहुलकीकरण, लैक्टाइड लैक्टिक अम्ल से मिलकर बना हुआ है। लैक्टिक अम्ल का भी सूत्र आपको पता है कि भाई उसमें COH समूह होता है, एक तरफ CH CH3 और ये OH समूह रहता है, तो उसके आधार पर इसको आपस में जोड़ के और फिर ये सूत्र बनाया हुआ है। तो इसका उपयोग कहां करेंगे, ऐसे धागों में जो बाह्य चोट के अंदर काम में लिए जाते हैं, जो एक बार चोट सही होने पर अपन धागा बाहर निकाल देते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। अब दूसरा आता है PGA, अभी अपन ने नाम लिखा था PGA, देखो PGA, PGA का मतलब क्या लिखा था, पॉली ग्लाइकोलिक अम्ल, कौन सा, ग्लाइकोलिक अम्ल। अब पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल जो होता है उसके और इसके सूत्र में केवल एक ही फर्क है, क्या आएगा वो देखो, ये सूत्र यही रहेगा, यहां से CH3 हटा दो, ठीक है, और यहां से CH3 हटा दो, बस ये सूत्र आता है। ये किसका है, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। अब यहां से अपन क्या करते हैं, ये एक एक कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो ये O, यहां से CH3 हटाया तो अब इधर CH2 रहेगा, इधर से CH3 हटाया तो ये सूत्र किसका है, ग्लाइकोलिक अम्ल का, किसका, ग्लाइकोलिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। अब आप इसको यहीं से तोड़ेंगे तो ये बनेगी, तो इधर क्या आ जाएगा CH2 और इधर CH2, सेम रिएक्शन है। फर्क क्या आया कि इधर उसमें CH3 थे, यहां पर अब ये CH3 हटा के इधर एक H जोड़ दिया, इधर एक H जोड़ दिया, ये आता है PGA। अब इसका उपयोग कहां करेंगे, तो इसका उपयोग ऐसे ऑपरेशन के अंदर काम में लिए जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन में जो शरीर के अंदर की कोई अगर होती है प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं। तो उसमें जो टांका लगाते हैं वह धागा जो होता है, वह धागा इस PGA से मिलकर बना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब तीसरा हमने लेते हैं, तीसरा आता है इसमें, वो है PCl, तीसरा है PCl, इसका नाम है पॉली कैप्रोलैक्टोन, लैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। कैप्रोलैक्टोन इसकी एकलक इकाई का नाम है, क्या नाम है, कैप्रोलैक्टोन। एक हमने लिया था नायलॉन 6 के लिए, वो था पॉली, ये कैप्रोलैक्टम, और ये लैक्टोन है यानी कीटोन समूह है, तो इसको यूं लिखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये कैप्रोलैक्टोन है, कैप्रो शब्द जब भी आएगा ना, जैसे अपन नायलॉन के अंदर भी लेंगे तो उसमें आएगा कैप्रोइक अम्ल, ठीक है, तो उसमें ये CH2 के 5 समूह आते हैं। अब यहां से आप लोग 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और एक इसके बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन रहती है। उसमें क्या था, उसके अंदर उसमें यहां पर NH था, किसमें, कैप्रोलैक्टम के अंदर। अब ये N अणु किसके हैं, कैप्रोलैक्टोन, ठीक है। अब N अणु आते ही
आप क्या करोगे, इसका बहुलकीकरण करेंगे। तो बहुलकीकरण करने पर क्या होता है, यहां से बंध तोड़ो, ये ना C और O के बीच का, तो ये वलय खुल जाएगी। वलय खुलते ही आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये अब देखो 1 2 3 4 5 CH2 है, तो इसके अंदर लिख दो आप CH2 का मोल 5। पीछे क्या रहा, एक ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दो और होल N कर दो, ये बन जाएगा पॉली कैप्रोलैक्टोन। इसका उपयोग है ना, ये जो औषधियां हैं इसके कंट्रोल डिजीज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो श्रृंखला होती है वास्तव में ये यूं रहती है, ठीक है। अब ये कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल के अंदर आपने देखा होगा बीच में एक पट्टी रहती है, यानी दो भाग होते हैं, इसके अंदर दवाई भरी हुई रहती है ना। जब ये पानी के साथ अंदर जाएगा तो पानी के साथ अंदर जाते इसकी जो खोल है, ये वाला बीच वाला, ये खुल जाएगा अंदर से। ये खुलते ही अंदर देखो ये यूं रहती है, अब इसको यूं ये खुला, खुलते ही अंदर क्या आ जाएगी, दवाई जो है वो सीधी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये इस प्लास्टिक का जो निर्माण है वो इस कैप्रोलैक्टोन के द्वारा या पॉलीकैप्रोलैक्टोन के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से तीनों, कौन सा, PGA, PLA और तीसरा आया BCL। मुख्य ये तीन आपको इनके सूत्र याद रखने, इनके उपयोग याद रखने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर हम लेते हैं चौथा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, इसका नाम, पूरी फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखिए चौथा आता है चौथा नाम याद रखना है, एक तो बहुत ही अच्छा नाम है इसका 1 नंबर का सवाल केवल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, PHBV, ठीक है, PHBV। तो इसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। ये बी है ना, तो इसको लिखते हैं ब्यूटीरेट। क्या लिखते हैं, ब्यूटीरेट। फिर को बीटा हाइड्रोक्सी और आता है वेलेरेट। क्या आता है, वेलेरेट, वी के हिसाब से। ये पी आ गया, ये आ गया एच, ये बी और ये वी, PHBV। तो इसकी एकलक इकाइयां, पहले तो आपको एकलक इकाइयों के नाम ध्यान रखने। तो इसकी एकलक इकाइयां हैं, पहली है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। और दूसरी है यही सेम 3 हाइड्रोक्सी, लेकिन नाम ब्यूटेन की जगह क्या आ जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। क्या नाम आ जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। अब ये दो इकाइयां, इन दोनों को हमें सेट करके लिखना है कि एक तरफ COS समूह रहे और एक तरफ OH समूह सेट हो जाए, नहीं तो फिर अभिक्रिया में आगे उत्पाद किस तरह से बनता है। तो आपको पहले इन दोनों के सूत्र तो याद है, ब्यूटेनोइक अम्ल में कार्बन की श्रृंखला कितनी होगी, 4 की, और पेंटेनोइक अम्ल में कितनी होती है, 5 की। तो पहले तो आप इसकी सूत्र लिख सकते हो, है ना। तो नॉर्मली अपन इसका सूत्र लिखते हैं, किसका, ये CH3CH, ये OH, CH2 COOH, ये है इसका सूत्र। देखो 1 2 3 हाइड्रोक्सी, और यूं भी लेना बीटा, बीटा का मतलब क्या हुआ, ये अल्फा, ये इस COH समूह के पास वाला अल्फा कार्बन है और ये कौन सा है, बीटा कार्बन है। तो इसके हिसाब से बीटा नाम भी आ सकता है। फिर इसका सूत्र लिखना है, तो ये CH3 CH2 CH, इधर क्या आएगा OH, फिर CH2 और ये COH, ये 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब इसमें भी देखो अल्फा और ये कौन सा है, बीटा। तो ये दोनों किसके सूत्र हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के सूत्र याद रखना है और फिर इन दोनों को जोड़ के और PHBV का निर्माण करते हैं। तो सूत्र लिख दो आप इसका,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसके सूत्रों को थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है ना। अब सेट में भी ध्यान रखना है किस तरह से करेंगे। तो पहले तो लिखना है ब्यूटीरेट यानी ब्यूटेनोइक अम्ल, फिर लिखना है पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए देखिए क्या करो, सबसे पहले ब्यूटेनोइक अम्ल जो है, ब्यूटेनोइक अम्ल का C डबल बॉन्ड OH लिख दो, ठीक है। अब ये CH2, ये CH और ये OH इधर लिख दिया हमने, 3 है ना, 1 2 3 और चौथा CH3 यूं लिख दो। इस सूत्र को ऐसे सेट करना है, सीधी श्रृंखला देना। तो सीधी में क्या किया, OH को इधर लिख दिया, CH3 को इधर लिख दिया, ठीक है। प्लस अब ये है, इसमें भी यूं ही लिखना है, ये OH, ठीक है, 3 नंबर कार्बन पे था तो 3 नंबर कार्बन पे, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इधर क्या आ जाएगा, CH2 CH3। अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी और है क्या 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, श्रृंखला कितनी की आएगी, 1 2 3 4 की, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके N अणु, इसके भी N अणु। अब क्या हट रहा है, यहां से OH हटाओ और यहां से H हटाओ, सॉरी यहां से OH हटाओ COH से और इधर से H हटाओ, यूं, ये यहां से ये स्थिति आई। अब यहां आपने ये हटाया, इधर से OH हट गया, ठीक है। अब यहां से क्या हटाओगे, H और इधर से क्या हटाओगे, OH। तो N अणु किसके हटे, H2 के। वही है नायलॉन वाली डायक्रॉन वाली अभिक्रिया से। अब क्या हटा, देखो ये H हटा, O, फिर CH, इधर क्या आया CH3, फिर वापस CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये हट गया, पीछे क्या रहा ऑक्सीजन, फिर क्या आया CH, इसके साथ CH2 CH3, फिर क्या आया CH2, फिर क्या आया C डबल बॉन्ड O और इसका हॉल N। ये बनता है PH। ये इसका सूत्र है। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, पूरा पूछा जाता है PHBV का पूरा नाम बताइए। तो ये PHBV का पूरा नाम, एकलक इकाइयां, एक ये है ना, इन एकलक इकाइयों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल है ना, और ये है 3 हाइड्रोक्सी और कौन सा, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपके इसमें मुख्य रूप से 4 कौन से जैव निम्नीकृत बहुलक के उदाहरण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और लास्ट आता है इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, पार्ट का भी है और इसका 5वां है, जो आपकी किताब में अभिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन मैं इसकी अभिक्रिया भी आपको बता रहा हूं, इसके सूत्र भी साथ में लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये है लास्ट इसका, वो है नायलॉन 2, 5वां एग्जांपल, नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये पूरा एक है। सबसे पहले एकलक इकाइयां, एकलक इकाइयां, तो पहली एकलक इकाई है इसकी, वो है ग्लाइसिन, कौन सी, ग्लाइसिन, ठीक है। और दूसरी एकलक इकाई है वो है एमिनो कैप्रोइक अम्ल, कौन सी, एमिनो कैप्रोइक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, ठीक है। अब ग्लाइसिन आपको पता है प्रोटीन के एमिनो अम्ल के अंदर ही आता है, और ये भी एमिनो समूह है। तो ग्लाइसिन के अंदर कार्बन 2 है, इसलिए नाम आ गया नायलॉन 2, और इसमें एमिनो कैप्रोइक अम्ल में कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए नाम आ गया नायलॉन 6। ये पूरा एक नाम है, ध्यान रखिएगा।
तो ग्लाइसिन का सूत्र लिखते हैं तो ये आता है NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 COOH। ये किसका है? ग्लाइसिन का। कार्बन कितने? 2, इसलिए नाम ये नायलॉन 2। एमिनो कैप्रोइक अम्ल, तो इसका सूत्र है NH2 CH2 का होल 5 और COH। अब देखो इसमें NH2 CH2 का होल 5 COH, कार्बन कितने हुए? 5 और 1 6, इसलिए नाम आ गया नायलॉन 6 के रूप में। अब आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं NH2, तो ये NHH, ठीक है। फिर क्या आया? CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, अब आगे क्या है हमारे पास? ये HNH, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि क्या है यहां पर सबसे पहले देखो आप NHH, ठीक है। क्या आया? CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा है? ग्लाइसिन, ठीक है। अब साथ में जोड़ रहे हैं ये, तो HNH, इधर क्या है? CH2 का होल 5 और इधर आ रहा है C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? एमिनो कैप्रोइक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके N अणु लेना है, इसके N अणु। अब क्या हटेगा इसमें? N अणु H2 के, कहां से? ये OH इसका, H इसका, यहां से OH है, यहां से H हटाओ और उधर से क्या हटा दो? OH हटा दो। तो ये आएगा, देखो NH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, NH, फिर क्या आ रहा है? CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O का होल N। ये बना नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये इसके अंदर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अपने जो मुख्य रूप से रेशा भी कह सकते हो और ये ऑर्थोपेडिक के अंदर भी यूज में आ सकता है। तो एक एक और मतलब जैव निम्नीकृत बहुलक का उदाहरण दिया हुआ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। तो आज हमने मुख्य रूप से जैव और अजैव निम्नीकृत बहुलक के बारे में, जिसमें अजैव निम्नीकृत तो पूरा पाठ था और पीछे आया जैव निम्नीकृत बहुलक, जिसमें ये 5 उदाहरण इसके पढ़े हैं। तो आपका ये लेसन बहुलक वाला आज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या आपको है ना, मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित जो उपकरण होते हैं, क्या उपकरण होते हैं, कैसे यूज में लिए जाते हैं, उसके परिचय, नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।